नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह स्टैटिक्स जीके जीएस का 15वां क्लास है और इस क्लास में हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन का एक सीरीज जो कि विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए हैं या जिन्हें पूछे जाने की संभावना है। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये आइए बढ़ते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि IFSC कोड में कितनी संख्याएं होती हैं। 13 संख्याएं होती हैं, 16 संख्याएं होती हैं, 11 संख्याएं होती हैं या 10 संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर IFSC कोड की अगर बात किया जाए तो IFSC कोड में जो होती है संख्याओं की संख्या 11 होती है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे 11 संख्याएं किस प्रकार से होती हैं, तो इसमें जो पहले 4 संख्या होती हैं, जो फर्स्ट 4 जो संख्या होती है वह बैंक से संबंधित होता है। उसके बाद पांचवी जो संख्या होती है, पांचवी संख्या जो होती है वह 0 होता है और बाकी की जो 6 संख्या होती है, जो बाकी की 6 संख्या होती है वह बैंक की शाखा से संबंधित होती है। तो इस प्रकार से IFSC कोड में कुल संख्याओं की संख्या हो जाती है 11। यहाँ पे अन्य की अगर बात पूछा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि पैन, ठीक है, जिसको हम लोग जिसका पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, तो पैन कार्ड में जो संख्याओं की संख्या होती है, पैन कार्ड में कुल संख्याओं की संख्या 10 होती है। आधार कार्ड में जो होता है, आधार कार्ड में कुल संख्याओं की संख्या 12 होती है और एटीएम जो कार्ड होता है जिसका पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन आता है, तो इसमें कुल संख्याओं की कुल 16 संख्या होती है। और जो आपका GST का सर्टिफिकेट मिलता है, तो GST का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इसमें GST में जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें कुल 15 संख्याएं होती हैं। तो ये सारे भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है। दिल्ली में, कोलकाता में, लखनऊ में या मुंबई में। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि सिडबी का पूरा नाम क्या होता है। तो सिडबी का पूरा नाम होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सिडबी का पूरा नाम होता है। और सिडबी की अगर स्थापना की बात किया जाए तो सिडबी की जो स्थापना हुई थी, यह स्थापना हुई थी साल 1990 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि सिडबी की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, तो इस सिडबी की स्थापना जो हुई थी MSME एक्ट 1989 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। अब यहाँ पे होता है कि MSME का पूरा नाम क्या होता है। तो MSME का पूरा नाम होता है माइक्रो स्मॉल मिनिमम एंटरप्राइजेज, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मिनिमम इंटरप्राइजेज इसका पूरा नाम होता है। इस एक्ट के तहत 1989 के तहत सिडबी की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो सिडबी का हेडक्वार्टर जो है लखनऊ में है। तो सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है। 20 से 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो यहाँ पे जो होता है कि जो 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है इसको हम लोग ऑडिएबल यानी कि श्रव्य तरंगे बोलते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से जो कम तरंग दैर्ध्य होती है उसको हम लोग अश्रव्य तरंगे बोलते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से मनुष्य सुन नहीं सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक तरंग दैर्ध्य होती है उसे हम लोग पराश्रव्य बोलते हैं, पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मनुष्य के सुनने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, आपका 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की अवस्था आयनित गैस से बनी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन, धनात्मक आयनों और उदासीन कणों का संतुलित मिश्रण होता है, उसे क्या कहा जाता है। ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। तो जैसा कि आप सभी ने पता है कि सामान्य रूप से जो होती है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और पदार्थ की जो चौथी अवस्था कही जाती है उसे प्लाज्मा को कहा जाता है। और प्लाज्मा में यही होता है कि यह आयनित गैसों से बनी होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन, धनात्मक आयनों और उदासीन कणों का संतुलित मिश्रण होता है और इसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं और इसे पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है उसे हम लोग बोस आइंस्टीन के नाम से जानते हैं, बोस आइंस्टीन के नाम से
जानते हैं यह पदार्थ की पांचवी अवस्था कही जाती है और चौथी अवस्था जो होती है वह प्लाज्मा होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है कि जो दिया गया स्टेटमेंट वह प्लाज्मा का परिभाषा है, तो सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध किस नृत्य में दिखाया जाता है? टिप्पणी में या गरबा में या डांडिया में या डॉगी में? तो यहाँ पर देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच में जो युद्ध होता है उसे डांडिया नृत्य के तहत दिखाया जाता है, तो सही आंसर होता है सी। यहाँ पे कुछ अन्य के बारे में अगर हम जान लें तो राधा कृष्ण की जो प्रेम कथा है, राधा कृष्ण की जो प्रेम कथा है उसे जो है इससे संबंधित जो नृत्य है वो है कुचिपुड़ी, सत्रिया और कथकली। ठीक है, इसमें राधा कृष्ण के प्रेम कथा को दिखाया जाता है। भगवान शिव और सूर्य का जो जिस नृत्य में दिखाया भगवान शिव को और सूर्य से संबंधित जो कथा सुनाई जाती है किस नृत्य में? तो ओडिसी नामक नृत्य में जो होता है उसमें भगवान शिव और सूर्य से संबंधित कथाएं दिखाई जाती हैं। और यहाँ पे अगर भगवान केवल शिव की अगर बात किया जाए तो भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम जो है यह भगवान शिव को समर्पित डांस है। तो यहाँ पे और साथ ही साथ अगर आपसे कहा जाए कि राधा कृष्ण से जो आपका संबंधित प्रेम कहानी है कुचिपुड़ी, सत्रिया, कथकली और साथ ही साथ मणिपुरी भी इसमें आ जाता है। तो हालांकि पूछा गया है कि देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध का जो नृत्य दिखाया जाता है किसमें दिखाया जाता है? तो डांडिया में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सरोजा वैद्यनाथन किस नृत्य से संबंधित हैं? भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से, कथक से या मणिपुरी से? तो सरोजा वैद्यनाथन की अगर बात किया जाए तो इनका संबंध जो है वह भरतनाट्यम से है, तो सही आंसर होता है ए। और जैसा कि मैंने बताया कि भरतनाट्यम किस भगवान को समर्पित नृत्य है? तो यह भगवान शिव को समर्पित नृत्य है। अन्य की अगर यहाँ पे हम बात करें कि सरोजा वैद्यनाथन की, तो इनकी एक पुस्तक है जिसको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इनकी पुस्तक का नाम है द साइंस ऑफ भरतनाट्यम, साइंस ऑफ भरतनाट्यम। ये आपके इनके मतलब कि सरोजा वैद्यनाथन की पुस्तक है। इनके कला के योगदान के लिए साल 2002 में इन्हें पद्मश्री से और साल 2003 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो यहां पे दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है ए। और यहां पे भरतनाट्यम किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन है कि सप्त संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका कि लखनऊ में, अहमदाबाद में, भोपाल में या पंजाब में। तो यहाँ पे सप्त संगीत नहीं है, यहाँ पे सप्तक है। सप्तक संगीत समारोह कहाँ पर मनाया जाता है? तो अहमदाबाद में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। और इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो होता है कि इसको मनाया कब जाता है? तो 1 से 13 जनवरी के बीच में इसे मनाया कब जाता है इस समारोह को? तो 1 से 13 जनवरी के बीच में इस समारोह को मनाया जाता है। और अन्य की अगर बात किया जाए यहाँ पर जैसे कि अहमदाबाद यानी कि गुजरात में यह सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है, तो सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि बैसाख किस देश में मनाया जाता है? भारत में, चीन में, इंडोनेशिया में या म्यांमार में? तो बैसाख की अगर बात किया जाए तो बैसाख जो है वह जो है आपका बुद्ध के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। और कहाँ पर मनाया जाता है? तो इंडोनेशिया में। ठीक है, बुद्ध के जन्म की स्मृति में इंडोनेशिया में मनाया जाता है। अब यहाँ पे होता है कि यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा की अगर बात किया जाए तो बुद्ध पूर्णिमा जो होता है समानतः अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात किया जाए तो यह मई महीने में पड़ता है, और हिंदू कैलेंडर की अगर बात किया जाए तो यह बैसाख महीने में पड़ता है। तो इसलिए इसे बैसाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, बैसाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्ध पूर्णिमा किस लिए मनाया जाता है, तो बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु के उपलक्ष्य में बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। अगर बुद्ध के जन्म की अगर बात किया जाए तो बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह 563 ईसा पूर्व जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था।
और इनकी अगर मृत्यु की बात किया जाए तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। तो दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी कि बैसाख जो होता है वह इंडोनेशिया में मनाया जाता है और बुद्ध के जन्म स्मृति के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा है? इमरान हाशमी की, सोनू सूद की, आयुष्मान खुराना की या करण जौहर की? तो यहां पर इमरान हाशमी की जो आत्मकथा है उसका नाम है द किस ऑफ लाइफ। किस ऑफ लाइफ, ये इमरान हाशमी की आत्मकथा है। आई एम नो मसीहा जो है वह सोनू सूद की आत्मकथा है। आयुष्मान खुराना की अगर बात किया जाए तो क्रैकिंग कूल जो है आयुष्मान खुराना की, क्रैकिंग द कोड जो है ये आयुष्मान खुराना की आत्मकथा है। और करण जौहर की अगर बात किया जाए तो करण जौहर की जो है आत्मकथा एन अनसुटेबल बॉय। ये जो है करण जौहर की आत्मकथा है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा है? तो सोनू सूद की है। तो सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार जो है भारत रत्न किस वर्ष से दिया जा रहा है? साल 1950 से या साल 1951 से या साल 1952 से या साल 1954 से? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो पुरस्कार है वह भारत रत्न है और इसकी शुरुआत साल 1954 में की गई थी। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे होता है कि पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पहला जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था साल 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। राधा कृष्णन। और यह क्या थे? तो इस समय मतलब कि यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और इसी साल 1954 में ही जो दूसरा आपका घोषणा किया गया था वह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को यह पुरस्कार दिया गया था। अगर यहाँ पे बात किया जाए अन्य फैक्ट की, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पहले वैज्ञानिक, ठीक है, पहले वैज्ञानिक जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो वो थे सीवी रमन। ठीक है, यह पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पहले पीएम जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। और यह पुरस्कार कब दिया गया? साल 1955 में दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले मुस्लिम व्यक्ति, ठीक है, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, तो पहले मुस्लिम जो व्यक्ति थे, ठीक है, उनका नाम था जाकिर हुसैन, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले अभिनेता जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, तो पहले अभिनेता थे एमसी रामचंद्रन। यह साउथ इंडियन है, एमसी रामचंद्रन, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। यह पहले, ठीक है, अभिनेता थे। उनको यह पुरस्कार मिला था साल 1988 में। आगे की अगर बात करें कि पहली महिला, ठीक है, पहली महिला जिन्हें यह पुरस्कार मिला था, तो पहली महिला थी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी को यह पुरस्कार साल 1971 में दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले संगीतकार कौन थे, तो संगीतकार में आते हैं एमएस सुब्बुलक्ष्मी। सुब्बुलक्ष्मी पहले संगीतकार थे और इन्हें यह पुरस्कार कब दिया गया था? साल 1998 में, ठीक है, दिया गया था। अगर साथ ही साथ आपसे पूछा है कि पहले विदेशी व्यक्ति जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया, तो पहले विदेशी व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान, और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें साल 1987 में यह पुरस्कार दिया गया था। तो यह, और आपसे अगर पूछ लिया है लास्ट वन है कि पहले खिलाड़ी कौन थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया, तो सचिन तेंदुलकर हैं। और इन्हें साल 2014 में, सचिन तेंदुलकर को साल 2014 में, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया और यह पहले खिलाड़ी थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि साक्षरता के संदर्भ में 2001 से 2011 के बीच में जो जनगणना हुई थी उसमें समान स्थान किस राज्य का रहा? यानी कि आप पूछ रहा है कि 2001 में जो जनगणना हुई उस दौरान भी इसकी साक्षरता दर वही थी और 2011 में जो जनगणना हुई उस दौरान भी उसकी साक्षरता दर वही थी। तो कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? तो यहाँ पर जो होता है आपका सही आंसर होता है आपका
ए कि हिमाचल प्रदेश का 2001 में भी साक्षरता दर जो था वह 82.80% 80% था, और 2011 की जनगणना के अनुसार भी हिमाचल प्रदेश का जो साक्षरता दर था 82.80% था। इस साक्षरता के आधार पर ठीक है हिमाचल प्रदेश का जो स्थान आता है 11वां स्थान आता है। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है आपका ए। जैसा कि आपने पता है कि सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वह केरल राज्य का है, और सबसे कम साक्षरता दर जो है वह बिहार राज्य का है। बिहार राज्य की अगर साक्षरता दर की बात किया जाए तो बिहार राज्य में जो साक्षरता दर है वह 61.80% है, और इसमें अगर मेल यानी कि पुरुष के साक्षरता दर की बात किया जाए तो पुरुष साक्षरता दर 71.20% है, और महिला की यानी कि फीमेल की अगर बात किया जाए तो फीमेल की जो साक्षरता दर है वह जो है 51.50% है। अगर बिहार राज्य में पूछा जाए कि सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिले का है तो रोहतास जिले का सबसे अधिक साक्षरता दर है। हालांकि जो पूछा गया क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि वादामी वातपी की गुफा का निर्माण किस वंश ने कराया था? चोल वंश ने, चालुक्य वंश ने, राष्ट्रकूट वंश ने या पाल वंश ने करवाया था? तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि वादामी वातापी की गुफा का निर्माण जो है वह चालुक्य वंश के द्वारा करवाया गया था, और यह किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। चालुक्य वंश के अगर संस्थापक की बात किया जाए तो पुलकेशन प्रथम का नाम आता है। पुलकेशन प्रथम इस वंश के संस्थापक थे, और इनकी जो राजधानी थी वह वातापी थी। तो हालांकि जो पूछा गया है कि बादामी वातापी की गुफा का निर्माण किसने करवाया था, तो चालुक्य वंश के शासकों ने करवाया था। तो सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि दारा सिकोह के पिता का क्या नाम था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या शाह आलम द्वितीय? तो यहां पर जान लेते हैं कि सबसे पहले मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर के बेटे का नाम हुमायूं था। हुमायूं के बेटे का नाम अकबर था। अकबर के बेटे का नाम जो था वह जहांगीर था। जहांगीर के बेटे का नाम शाहजहां था, और शाहजहां के कई बेटे थे, उनमें से एक आपका दारा सिकोह भी था। और शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था? दारा सिकोह को। और इसकी शाहजहां का ही बेटा था औरंगजेब। तो उत्तराधिकार की लड़ाई हुई थी, एक हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध, इसमें औरंगजेब की जीत हुई और दारा सिकोह मारा गया, और इस प्रकार से मुगल वंश का शाहजहां के बाद अगला जो शासक बनता है वह औरंगजेब बनता है। ठीक है, शाहजहां के अगर शासनकाल की बात किया जाए तो शाहजहां का जो शासनकाल था 1627 से लेकर 1658 तक रहा, और उसके बाद 1658 से लेकर यहाँ पे 1658 एग्जैक्ट नहीं आता है, लेकिन कई जगहों पे 1658 और कई जगहों पे 1660 लिखता है। तो 1658 से लेकर 1707 तक ठीक है मुगल वंश का अगला शासक कौन था? औरंगजेब था। तो यहां पूछा गया कि दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? तो सही आंसर होता है बी कि दारा सिकोह के पिता का नाम जो था वह शाहजहां था। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पे 13 अप्रैल 1919, 8 अगस्त 1942, 12 मार्च 1930 या 26 जनवरी 1930? तो 13 अप्रैल 1919 को जो घटना हुई थी वह जलियांवाला बाग घटना था। 8 अगस्त 1942 को जो था वह भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत करी थी, और 26 जनवरी 1930 को भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सही आंसर होता है बी कि 8 अगस्त 1942 को। और कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पर जो हुआ था कि 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान जो कि मुंबई में स्थित है वहां पर ठीक है जो हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव शुरू हुआ, और इस दौरान अंग्रेजों ने ठीक है भारतीय क्रांतिकारी नेताओं को पकड़ने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया था। ऑपरेशन जीरो आवर और इन्होंने शुरू किया था, और जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनको क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। और इसी दौरान महात्मा गांधी को जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया, और आगा खां पैलेस में ठीक है महात्मा गांधी को क्या किया गया था? कैद किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 8 अगस्त साल 1942 को।
इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में किस वर्ष भाग लिया था? सितंबर 1893 में, या जनवरी 1893 में, या जनवरी 1863 में, या जुलाई 1902 में? तो यहाँ पे बात करते हैं कि सितंबर 1893 या जो भी है यहाँ पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने जो है शिकागो धर्म सम्मेलन में जो भाग लिया था वह जो है सितंबर 1893 में भाग लिया था। तो सही आंसर होता है ए। जनवरी 1863 की बात किया है तो जैसा आपने पता है कि 12 जनवरी 1863 को विवेकानंद का जन्म हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए कि 4 जुलाई 1902 को विवेकानंद की मृत्यु हो जाती है। इनके बारे में अगर अन्य की बात किया जाए तो यहाँ पर यह जो थे कि सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक भारत के निर्माता के नाम से पुकारा। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिनको कई बार एग्जामों में पूछा गया, वह पुस्तक कौन कौन सी है? तो कर्मयोग है, राजयोग है, भक्ति योग है, जो इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है ए। तो दोस्तों यह स्टैटिक्स जीके जीएस का 15वां क्लास था, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।